नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो सूत्रम M50 पर। ज्योतिष ज्ञान और इसके अंतर्गत आज हम बेसिक ये कार्यक्रम लेकर आए हुए हैं जो लेवल 1 रहेगा। इस लेवल 1 में आज आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। एक ही वीडियो में आपको जन्म कुंडली में हम राशि कैसे देखते हैं, लग्न कुंडली कैसे देखते हैं, चंद्र कुंडली कैसी होती है वो मैंने अभी यहाँ पर थंबनेल में नहीं दिया है, लेकिन मैं बताऊँगा इसमें एक्स्ट्रा ये भी। आपके भाव कौन-सा भाव क्या बताएगा, भावों के बारे में चर्चा करेंगे मोटी-मोटी तौर पर। मूल त्रिकोण राशियाँ जो ग्रहों की कौन-कौन सी होती हैं, उनकी बात करेंगे। ग्रहों का कहाँ पर ग्रह किस राशि में उच्च के होते हैं, किस राशि में ग्रह नीच के होते हैं। इस वीडियो में हम ये आज पूरा आपको डिटेल में बताएँगे। चर्चा करेंगे इसी वीडियो में ताकि ये लेवल 1 आपका ये ऑलमोस्ट हो जाए और आप ज्योतिष की जो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उनको अच्छे से जान जाओ और अच्छे प्रेडिक्शन के लिए आप आगे बढ़ो। तो चलिए शुरू करते हैं। हम स्क्रीन पर आ चुके हैं। देखिए सबसे पहले जब भी हम देखेंगे उत्तर भारतीय स्टाइल है ये। पहले मैं आपको बता देता हूँ उत्तर उत्तर भारतीय स्टाइल है। इसमें इस तरीके से ये पूरा आपको चक्र देखने को मिलता है वैदिक कुंडली में। ये जो पहला खाना है, यहाँ जब मैं लिखूँगा 1 कालपुरुष की कुंडली के बारे में तो आपने सुना होगा, ये ग्रेड कहाँ से आ गई? ठीक है, कालपुरुष की कुंडली के बारे में तो आपने सुना होगा। रुक जाइए। कालपुरुष की कुंडली के बारे में आपने सुना होगा जो मेष लग्न की कुंडली होती है। अब आप मेष लग्न भी नहीं जानते, तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस खाने में 1 लिखा होगा। फिर इसे दूसरा खाना अब देखिए खाना यहाँ ऐसे चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज़, ठीक है? यहाँ 2 लिखा होगा, इस खाने में 3 लिखा होगा, इस खाने में 4 लिखा होगा, इस खाने में 5, इस खाने में 6, इस खाने में 7, इस खाने में 8, इस खाने में 9, इस खाने में 10 लिखा होगा, इस खाने में 11 लिखा होगा, 11, इस खाने में 12 लिखा होगा, ठीक है? अब देखिए, इस कुंडली को बोलते हैं कालपुरुष की कुंडली। आपने सुना होगा कालपुरुष, बहुत स बार जब भी एस्ट्रोलॉजर्स आपने सुने होंगे, सब कहते हैं कालपुरुष। ये कालपुरुष क्या है? यही है कालपुरुष कि हम जो स्टार्टिंग होती है, वो हमारी स्टार्टिंग होती है इस मेष लग्न की कुंडली से, यही कालपुरुष की कुंडली है। अब देखिए, यहाँ पर इसको हम ये भी कहेंगे क्योंकि कालपुरुष के आधार पर आप ये भी समझिए ये पहला भाव है। अब हम भाव की भी चर्चा कर लेते हैं। ये दूसरा भाव है, ये तीसरा भाव है, ये चौथा भाव है, ये पाँचवाँ भाव है, ये छठा भाव है, ये सातवाँ भाव है, ये आठवाँ भाव है, ये नौवाँ भाव है, ये आपका 10वाँ भाव है। देखिए ध्यान रखिए मैं भाव और जो यहाँ पर आपको राशियों की बात कर रहा था भाव की। अब देखिए यहाँ पर ये आपका 12वाँ भाव है। ये कालपुरुष की कुंडली में इस तरीके से आप ये देख पा रहे हो कि ये ऐसे ही भाव चलेंगे। अब ये नंबर पर ध्यान मत दो, केवल मैं यहाँ आपको मैंने ये बताया कि ये जो खाना है ये हमेशा चाहे यहाँ नंबर कुछ भी लिखा हो, ये पहला भाव ही रहेगा। ये जो दूसरा है जहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 2 की जगह 3 भी लिख जाए, तब भी ये भाव दूसरा ही रहेगा। अगर यहाँ 3 की जगह 5 लिखा हो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी लिखा हो लेकिन कोई पूछे आपसे कि ये कौन-सा भाव है, तो आप कहोगे ये तीसरा भाव है। जैसे कि यहाँ पर आपके जहाँ 4 लिखा है, अब यहाँ पर जो 4 लिखा हुआ है, ये अगर 8 लिखा हो, 12 लिखा हो, 1 लिखा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आप कहोगे कोई पूछेगा कौन-सा भाव है, तो ये चौथा भाव है। अगर यहाँ पर आपके 6, 7, 8 कुछ भी लिखा हो 5 लिखा हो, 6 लिखा हो, 7 1 से लेकर 12 तक कुछ भी नंबर लिखे हुए हों, लेकिन आपसे कोई पूछे कि भाव कौन-सा है, तो आप कहोगे ये 5वाँ भाव है। इसी तरीके से छठा, 7वाँ, 8वाँ, 9वाँ, 10वाँ, 11वाँ, 12वाँ या कोई भी नंबर आपके लिख जाएँ, लेकिन आपके लिए भाव क्या होगा जो मैंने यहाँ आपको प्रेज़ेंट कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपके भाव हो गए। चलिए अब भाव को हम समझ चुके हैं कि ये जो खाने हैं इनको भाव कहते हैं। इन खानों के नाम हैं भाव।
अब दूसरी इमेज समझ लेते हैं। जैसे मानकर चलिए, अब ये हम पहला जो खाना है, ये पहला भाव जिसको हमने 1 नंबर दिया था, ये पहला भाव, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, इससे हम क्या-क्या देख सकते हैं? इससे जिसकी आप जन्म कुंडली देख रहे हो, उसको आप इससे देख सकते हो। उसके उसका खुद का जो पर्सनैलिटी है, खुद का जो व्यक्तित्व है, यानी वो खुद जो कुछ भी है, वो ये पहला भाव ही है। इस भाव को ही हम बोलते हैं लग्न। आपने एक शब्द सुना होगा लग्न, ये पहला भाव ही लग्न होता है। ये पहला भाव जितना बलवान होगा, उतना ही जन्म कुंडली में उस व्यक्ति के लिए शुभता रहेगी। जितना ये भाव और इस भाव का स्वामी, अब हम स्वामी भी आपको आगे बताएँगे कैसे देखेंगे, लेकिन इस भाव को आप समझ चुके हो। ये जो भाव जितना ज़्यादा बलवान होगा, जितना ज़्यादा अच्छा होगा, उतना ही उस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उस व्यक्ति के विचार अच्छे होंगे, उसका व्यक्तित्व अच्छा होगा, उतना ही वो वहाँ पर होता जाएगा। ये एक तरह से इस जन्म कुंडली को अगर हम ये कहें कि ये किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ पर ये इसका मुख्य भाव है। सबसे कहते हैं ना प्रधानमंत्री वाला जो भाव है, वो यही है। अब देखिए इस भाव के से हम ये सब कुछ जान सकते हैं। इस भाव से व्यक्ति के सिर को भी ये रिप्रेजेंट करता है। हेड का जो पार्ट है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अभी हम उन पार्ट्स के बेस पर नहीं जाएँगे, अभी हम मोटा-मोटा ही समझेंगे कि ये पहला भाव है, इससे क्या हम देख सकते हैं। फिर हम आते हैं जहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है। 2 लिखा हुआ है, तो 2 का अर्थ है कि ये दूसरा भाव है। मतलब नंबर 3 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये दूसरा भाव ही रहेगा। दूसरे भाव से आपके परिवार यानी कि आपके कुटुंब को देखते हैं। दूसरे भाव से आपकी वाणी को देखते हैं, कैसा आप बोलते हो। दूसरे भाव से आपके जो शिक्षा है उसको देखते हैं यानी कि विद्या को देखते हैं। आपको कितनी विद्याएँ आएँगी, कितने आप एजुकेटेड रहोगे, ये इसको दूसरे भाव से देखेंगे। आपकी जो पारिवारिक स्थिति है, परिवार में कलह-कलेश है या नहीं है, वो सब इस दूसरे भाव से देखेंगे। आपने इनकम करके कितना धन इकट्ठा कर रखा है, कितना जोड़ रखा है, वो भी दूसरे भाव से देखेंगे। ये दूसरा भाव जो होगा, ये दूसरा भाव को एक जो हम कहते हैं ये मारक भाव भी माना जाता है। लेकिन यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखिए कि इस दूसरे भाव से आपके फाइनेंस का पता चलता है, इसके कारक गुरु बृहस्पति होते हैं। ठीक है? अब हम इस दूसरे भाव को समझ गए, इस दूसरे भाव से हम क्या-क्या देख सकते हैं, इस दूसरे भाव से हम किस-किस को समझ सकते हैं। तो ये आपकी वाणी का हो गया और आपका जो जीव वाला हिस्सा होता है, वो दूसरे भाव से रिप्रेज़ेंट होता है। ये आँख का भी जो आपकी दाहिनी आँख होती है, वो भी दूसरा भाव से ही पता चल जाता है कि उसमें कोई समस्या तो नहीं हो रही। अच्छा, अब हम बढ़ेंगे तीसरे भाव की तरफ। तो जो तीसरा भाव है, वो आपको क्या देता है? वो एक सोशल कनेक्टिविटी देता है। आप समाज के साथ जुड़े हुए हो। छोटी-छोटी यात्राएँ, ऐसी यात्राएँ जो आप बस से करते हो, उन यात्राओं को देता है। आपके मुख में अब जो गले से संबंधित आपका जो हिस्सा आ जाता है, वो तीसरे भाव से सम में आ जाता है। आपका यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिए, तीसरा भाव आपके साहस का भाव है। आपके छोटे भाई-बहनों को अगर हम देखेंगे तो तीसरे भाव से देखेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरे भाव में आपको थोड़ी-सी व्यर्थ की जो परेशानियाँ हैं, व्यर्थ का जो समस्या है वो तीसरा भाव दे देता है। आपको बेफिज़ूल की मेहनत भी तीसरा भाव ही करा देता है। आपको समाज के से किस तरीके से आप जुड़े हुए हो, अच्छे लोगों से जुड़े हुए हो, बुरे लोगों से जुड़े हुए हो, ये भी आपका तीसरा भाव ही बताएगा। तो ये सोशल कनेक्टिविटी का, समाज से जुड़ने का, संचार का, यानी कि जो भी आप कम्युनिकेशन करते हो, कोई भी टेली कम्युनिकेशन कर रहे हो, किसी भी तरीका का कम्युनिकेशन कर रहे हो, बातचीत यानी कि समाज से जुड़ रहे हो, वो आप तीसरे भाव से ही जान पाओगे। चलिए अब हम बात करते हैं चौथे भाव की। जो चौथा भाव है, वो देखिए ये भाव चौथा भाव होता है। इस भाव में अच्छा तीसरे भाव के जो कारक ग्रह माने जाते हैं, मंगल माने जाते हैं। मैं आगे एक और सूत्र बताऊँगा आपको। धीरे-धीरे हम इस चीज़ को और डेवलप करते जाएँगे। अगर इस पहली वीडियो पर आप अच्छा-सा हमें लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब्स हमारे बढ़ते हैं, तब हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएँगे। देखिए चौथा भाव जो है, चौथा भाव आपका क्या बताएगा? तो चौथा भाव आपका बताएगा आपकी
जो जन्मभूमि है, ये चौथा भाव है। ये चौथा भाव आपकी माता का भाव है, आपकी माँ का भाव है चौथा भाव। तो जो भी माँ से देखोगे, माँ के बारे में सोचोगे, आपको जो भी जो भी आपको वाहन का सुख मिलना है, वाहन मतलब व्हीकल का कोई भी 4 व्हीलर, 2 व्हीलर जो भी आपको सुख मिलना है, वो चौथे भाव से पता चलेगा। जो भी आपको भूमि से संबंधित आपको लाभ होना है, आपके पास कितनी ज़मीन जायदाद रहेगी, इसकी बात भी चौथा भाव ही आपको बताएगा। तो ये चौथा भाव जिसके यहाँ देखें तो जो चंद्रमा का भाव होता है, चंद्रमा इसके जो कारक होते हैं, चंद्रमा इसके कारक होते हैं, तो ये चौथा भाव हम इसको अच्छे से इस तरीके से समझ सकते हैं। ये सुखों का भाव है। देखिए जन्म कुंडली में जब भी कभी विश्लेषण किया जाता है तो चौथे भाव को विशेष ध्यान में रखा जाता है। क्योंकि ये ही आपके जीवन का, यही इस जातक के जीवन का सुख का भाव होता है। इसका जो क्षेत्र होता है, जो छाती का हिस्सा होता है, वो इसका क्षेत्र होता है। तो हार्ट की रिलेटेड जो भी कोई अगर आप समस्या देखना चाहते हो, तो वो चौथे भाव से आप देख सकते हो। चलिए अब हम बढ़ते हैं 5वें भाव की तरफ। ये 5वाँ भाव देखिए ज़रा, 5वें भाव को समझिए। 5वाँ भाव आपका क्या बताएगा? 5वाँ भाव आपको अचानक से होने वाले धन लाभ को बताएगा, आपकी उच्च शिक्षा को भी बताता है, इंटेलिजेंसी को बताता है, आईक्यू लेवल, बुद्धिमत्ता कहते हैं ना जिसको कि कितना आईक्यू लेवल है, वो ये आपको 5वाँ भाव बताएगा। आपकी शिक्षा हाई लेवल की शिक्षा की तरफ आपको बताएगा। आपके संतान का ये भाव है, आपकी संतान कैसी होगी, अच्छी होगी, बुरी होगी, संतान होने में देरी है या नहीं है, तो सारी चीज़ें जो बताएगा ये 5वाँ भाव बताएगा। ये 5वाँ भाव आपके जो लव अफ़ेयर्स एंड रोमांस का भी भाव माना जाता है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इनसे देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को शादी के रिश्ते नहीं आते, उन रिश्ते नहीं आने के पीछे का कारण होता है पंचम भाव में किसी अशुभ ग्रह की स्थिति होना। तो इस वजह से हम पंचम भाव को विशेष रूप से देखते हैं। पंचम भाव के और सप्तम भाव से जुड़े हुए बहुत रोचक सूत्र मैं आगे लेकर आने वाला हूँ। लेकिन इस वीडियो पर जितनी मुझे सक्सेस मिलेगी, जितना आप शेयर करोगे और जितनी कमेंट्स मुझे मिलेंगी कि नेक्स्ट पार्ट मैं लेकर आऊँ, जिसमें और भी डिटेल में मैं आपको बताऊँ एस्ट्रोलॉजी के बहुत बेसिक और बहुत अच्छे-अच्छे रूल्स को, तो मैं लेकर आऊँगा। चलिए, अगर हम अब बात करेंगे हम छठे भाव की। ये छठा भाव है। देखिए छठे भाव को एक मैं आपको पहले बताऊँगा लेकिन बाद में बताऊँगा वो बात, लेकिन आप समझिए छठे भाव से हम क्या देख सकते हैं। देखिए छठा भाव जो होता है ये आपके माता के भाव से तीसरा भाव होता है यानी कि आपके मामा का भाव हो गया, आपकी मौसी का भाव हो गया, आपकी फूफी है यानी कि बुआ का भाव भी इसको हम कह देते हैं। और यहाँ पर एक बात और विशेष रूप से आप ध्यान रखिए कि ये आपके रोग का भाव भी है, आपके ऋणों का यानी कि कर्ज़ों का भाव भी है और आपके शत्रुओं का भाव भी यही है। आज की डेट में अगर हम देखें देखिए दासता का मतलब होता है कि किसी के नीचे अंडर जॉब करना, नौकरी करना, वो भी छठा भाव ही बताता है, नौकरी का ये भाव कह सकते हैं हम। देखिए अपने प्रोफ़ेशन का भाव होता है स्वतंत्र, आपका मन में आया, कब काम करा, कब नहीं करा, आपकी इच्छा। लेकिन अगर आपको ये काम रात के 2 बजे करना ही है और बॉस ने ऑर्डर कर दिया और आप एक उसकी सैलरी पे काम कर रहे हो, चाहे आपको उस समय नींद आ रही है, आप नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपको मजबूरीवश करना पड़ेगा। तो यहाँ ये शब्द मजबूरी का आ जाए, वो आपकी नौकरी हो गई और ये नौकरी यानी कि एक क्या हो गई, एक दासता है। तो दासता इसलिए यहाँ पर छठे भाव से हम नौकरियों को देखते हैं। अच्छा, अब इसमें एक बात और समझिए, आज के डेट में जो खेल खिलाड़ी होते हैं, उनको भी हम छठे भाव से उनका भी देखते हैं। छठा भाव किस प्रकार का फल देने वाला है, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन का भाव भी है। ये साहसिक प्रतियोगिता का भाव भी ये होता है। तो इसलिए यहाँ पर कॉम्पिटिशन के बिना कुछ नहीं होता। इस भाव में जितने ज़्यादा ग्रह आ जाते हैं, उतने ही ज़्यादा जॉब में कॉम्पिटिशन को बढ़ा देते हैं। वो कैसे बढ़ाते हैं, आगे सूत्र लेकर आएँगे, तब बात करेंगे। अब देखिए हम देखते हैं दूसरी स्थिति को। दूसरी स्थिति यानी कि अब हम बढ़ेंगे आगे थोड़ा-सा और आगे बढ़ेंगे 7वें भाव की तरफ। तो ये है 7वाँ भाव। 7वाँ भाव देखिए 7वाँ भाव जो हो गया आपका, ये आपके कलत्र भाव भी इसको कहते हैं। कलत्र का अर्थ यानी कि आपके जीवन साथी के बारे में जो बताएगा वो ये मुख्य भाव है जीवन साथी का। आपके शादी का, विवाह का ये मुख्य भाव होता है। तो जो आपका जीवन साथी कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, सुंदर होगा,
सांवला होगा, गोरा होगा, सब कुछ आपका सप्तम भाव से आप देख सकते हो, सप्तम भाव बताता है। विवाह का समय भी सप्तम भाव बताएगा। सप्तम और पंचम की जब युति बनती है, तो वो प्रेम विवाह की तरफ भी लेकर चली जाती है। अगर सप्तम भाव का कहीं किसी तरीके से अशुभ संबंध बनता है, तो वहाँ आपके विवाह में समस्याएँ होती हैं या विवाह के बाद दाम्पत्य सुख में कमी देखने को मिल जाती है। अगर सप्तम भाव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी स्थिति में है, तो वहाँ पर आपके विवाह में भी अच्छाई मिलेगी और अच्छा दाम्पत्य सुख भी मिलेगा। देखिए, वो पर्टिकुलरली हम बात करेंगे अलग-अलग उसकी, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं केवल इन भावों की, कि आप किस भाव से क्या देख सकते हैं। देखिए, ये 7वाँ भाव आपके प्रोफ़ेशन को भी दिखाता है, यानी कि ये आपके बिज़नेस को भी दिखाएगा, आपके पार्टनरशिप को भी ये भाव दिखाएगा। तो कुल मिलाकर ये भाव आपसे संबंधित, जो अगर आप कोई कर्म करने वाले हो, बिज़नेस करने वाले हो, अपना प्रोफ़ेशन करने वाले हो, तो इसका संबंध अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि ये दसम भाव से दसम भाव होता है। ये भावात भावम क्या है, उसको मैं आगे एक वीडियो में बताऊँगा, भावात भावम का सूत्र क्या लगता है। लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा, फिर वही बात, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे। जब तक 100 सब्सक्राइब नहीं होंगे, तब तक हम दूसरी वीडियो नहीं लेकर आएँगे। अब देखिए, इसमें हम देखते हैं, अब अष्टम भाव की बात करते हैं। देखिए, सप्तम भाव से हम छोटी-छोटी यात्राएँ भी देखते हैं और इसके साथ-साथ में इस भाव से हम जो डेली वेजेज़ के कार्य होते हैं, वो भी देखते हैं। अब देखिए, अष्टम भाव आयु का भाव है। आयु का भाव है, तो यानी कि ये कष्ट देने वाला होता है। इसमें असाध्य कष्ट की स्थितियाँ बन जाती हैं। इसमें आपके अचानक से होने वाले एक्सीडेंट की कंडीशन भी बन जाती है। इस भाव से हमें, अगर देखिए स्त्री की कुंडली में ये भाव देखेंगे, तो उसके मांगल्य का मतलब जीवन साथी का भाव हो गया। उसकी कुंडली में यहाँ पर अगर इस भाव को देखेंगे, तो ये भाव उसका अष्टम भाव आयु का भाव है। अब इसमें एक बात और समझिए, यानी कि ससुराल का भाव भी है ये उसका। इसमें एक बात और समझिए, ये एक गुप्त रहस्यों का भाव भी कहा जाता है। मतलब इस भाव में सारे रहस्य छुपे हुए हैं। अगर यहाँ पर कोई ऐसा प्लैनेट बैठ जाए जो ज्योतिष को प्रमोट करता है, तो वो उनके बारे में बात करेंगे, जैसे बुध हो गया, बृहस्पति हो गया, इस तरह के ग्रह बैठ जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति उन रहस्यात्मक चीज़ों को ज़्यादा खोजने का काम करता है, तो एस्ट्रोलॉजी जैसे क्षेत्र में अधिक सफल होता है। तो अष्टम का एस्ट्रोलॉजी देखने के लिए अष्टम का संबंध अवश्य देखना चाहिए। चलिए, अब हम बात करेंगे नवम भाव की। नवम भाव जो हो गया आपका, ये आपका धर्म भाव है। धर्म भाव है और पिता का भाव भी हम इसको कहते हैं। इस भाव से हम धार्मिक क्रियाकलाप, धर्म के प्रति कितना आपका रुझान है, इसको भी देखते हैं। और देखिए, ये जो भाव है, आपके भाग्य का भाव भी कहा जाता है, क्योंकि इससे हम भाग्य के बारे में समझते हैं, भाग्य के बारे में जानते हैं। चलिए, आगे हम बात करेंगे भाव की। दसम भाव की, तो दसम भाव से हम क्या देखेंगे, तो दसम भाव पिता के लिए सम्मान का भाव माना जाता है। ये दसम भाव आपके कर्म क्षेत्र का भाव है। देखिए, आपका कर्म आपके पिता के लिए सम्मान दिलाने वाला होता है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं सम्मान का भाव भी है, आपका सम्मान, पिता का सम्मान। तो आपका सम्मान पिता के लिए धन संपत्ति के बराबर होता है, संचय के बराबर होता है। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि पिता के धन संचय से आप अपने कर्म को आगे बढ़ाते हो, सम्मानित होते हो। इस तरीके से ये दसम भाव आपके कर्म का भाव हो जाता है, आपके कर्मों को बताने वाला और कर्मों के लिए मुख्य भाव हो जाता है। यहाँ से हम कर्म करते हैं। अगर दसम सप्तम की युति बनती है, तो हम अपना खुद का प्रोफ़ेशन रखते हैं, और दसम और छठे के भाव की किसी प्रकार युति बनती है, तो हम नौकरी के क्षेत्र में तरक्की करते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पर एकादश भाव की, 11वें भाव की। 11वाँ भाव जो होगा, ये आपका इनकम हाउस भी कहते हैं इसको, आपका लाभ भाव भी है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव भी ये है, और इससे हम बड़े भाई-बहन आदि को भी देख सकते हैं। तो ये बड़े भाई-बहन आदि का भी भाव 11वाँ भाव होता है। ये 11वाँ भाव आपकी इनकम का भाव है। अगर 11वें भाव और दूसरे भाव का किसी भी तरीके से संबंध बनता है, तो वो धन योग की स्थितियाँ बन जाती है। दूसरे भाव का नवम भाव से और एकादश भाव से संबंध बने, तो विशेष रूप से भाग्य के साथ जुड़ा हुआ धन प्राप्त होता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली कहा जाता है। ये मोटे-मोटे तौर पे मैं आपको बता देता हूँ बीच-बीच में, ताकि आप इन सूत्रों को नोट करते रहो। अब आगे बात करते हैं 12वें भाव की। तो 12वाँ भाव जो हो गया, ये आपका
विदेश का भाव भी कहा जाता है। आपको दूर-दूर ले जाने वाला ये भाव होता है। इस भाव को मोक्ष का भाव भी कहते हैं। ये मोक्ष दिलाने वाला भाव भी कहा जाता है। इस भाव को हम अंत कहेंगे क्योंकि ये भाव है व्यय का भाव। अगर किसका व्यय? लग्न का व्यय। लग्न यहाँ पर समाप्त हो जाती है मतलब उसका व्यय हो जाता है। तो व्यय यानी कि उसके जो कर्म हैं, उन कर्मों का जितना भी हिसाब-किताब है, वो पूरा हो जाता है। तो ये एक मोक्ष भाव भी कहा जाता है। ये विदेश का भाव भी है, ये जेल का भाव भी है, ये आपके अस्पताल का भी भाव कहा जाएगा। तो इनसे हम इन बातों को देखते हैं, खर्चों को देखते हैं और यहाँ से हम अस्पताल देखते हैं, यहाँ से हम आपका देखते हैं कि किस तरीके से ये व्यय भाव बता रहा है, आप विदेश जाओगे, नहीं जाओगे या फिर आपकी स्थिति बता रहा है कि आप जेल जाओगे या नहीं जाओगे। देखिए, विदेश का मैं बता देता हूँ, जैसे कि चौथे भाव का संबंध यदि किसी भी तरीके से 12वें भाव से बनता है और चौथे भाव में क्रूर ग्रह बैठे होंगे, तो निश्चित है ये विदेश में ले जाने वाली स्थितियाँ बन जाती हैं। अब हमने भावों को समझ लिया, भावों का विचार कर लिया है, कैसे भाव से क्या देखते हैं। अब भावों के अलावा अब देखिए हम जो समझेंगे, राशि के बारे में बात करते हैं कि राशि क्या होती है। तो राशि को समझ लें। देखिए, राशि के लिए हमें देखना होता है चंद्रमा को। राशि जैसे आपका नाम है, किसी का नाम टिंकू है, किसी का नाम पिंटू है, किसी का नाम रोहित है, ये जो भी नाम है, तो इनसे हम उनकी कहते हैं कि भाई तुम्हारा तो नाम ये है, तो तुम्हारी राशि ये होगी। अब देखिए हम राशि को कैसे देखते हैं, मानकर चलिए यहाँ लिखा हुआ है 4, यहाँ लिखा हुआ है 5, यहाँ लिखा हुआ है 6, यहाँ लिखा हुआ है 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11 लिखा हुआ है, यहाँ 12 लिखा हुआ है, या 1, यहाँ 2, यहाँ 3। इसको हम बोलते हैं क्योंकि देखिए लग्न हाउस में सबसे पहले 4 नंबर लिखा हुआ है। अब 4 नंबर का मतलब क्या हो गया? अब देखिए मैं यहाँ पर नंबर पहले समझाऊँगा आपको। इसको हम बोलते हैं 1 नंबर का मतलब होता है ये आप नोट कर लिए 1 नंबर कहीं भी लिखा होगा मतलब होगा कि ये मेष राशि है। इस मेष राशि का स्वामी कौन होगा? मंगल होगा। मंगल इसका स्वामी होगा मेष राशि का और यहाँ इसकी मूल त्रिकोण राशि भी होती है। हम मूल त्रिकोण की बात साथ में कर लेते हैं तो ये मूल त्रिकोण राशि होती है मंगल की। मेष राशि। अब देखिए यहाँ देख लिए ये मेष राशि, तो हम जैसे कहते हैं कि इस भाव की राशि क्या है? मेष है। इस राशि का स्वामी कौन है? मंगल। तो मंगल क्या हो गया? राशिस हो गया या उस भाव का स्वामी हो गया जिसमें वो राशि बैठी हुई है। यानी कि इस राशि का मैनेजमेंट करने वाला मंगल है। अब दूसरे में देखें तो 2 नंबर जहाँ है तो यहाँ पर शुक्र हो गया। राशि का स्वामी। लेकिन इसमें चंद्रमा जो होते हैं मूल त्रिकोण राशि में होते हैं। इन चंद्रमा की ये मूल त्रिकोण राशि है। किसकी? चंद्रमा की। चंद्रमा की ये मूल त्रिकोण राशि होती है और चंद्रमा उच्च भी यहीं पर होते हैं। 3 डिग्री तक उच्च के होते हैं, उसके बाद में वे मूल त्रिकोण में चले जाते हैं। अब इसी तरीके से शुक्र का ये अपना घर हो गया, शुक्र इसके राशि हो गए। अब यहाँ पर बुध को देखें तो इस भाव इसके जो स्वामी हो गए बुध हो गए। इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं, ये कर्क राशि है चंद्र मैंने इसका नाम नहीं लिखा मिथुन, ये मिथुन है। ये वृषभ राशि है, वृष राशि बोलते हैं, वृषभ राशि। इसके स्वामी चंद्रमा और ये कौन-सी राशि हो जाती है? कर्क राशि हो जाती है। और ये सिंह राशि, सिंह के स्वामी कौन हो जाते हैं? तो सिंह के स्वामी होते हैं सूर्य, सूर्य होते हैं सिंह के स्वामी। अब सूर्य की मूल त्रिकोण राशि भी यही होती है, ये ध्यान रखिए और स्वराशि राशि भी यही होती है। आगे हम और बात करेंगे, लेकिन अभी हम इनको समझते चलते हैं। यहाँ पर ये बुध ये होती है कन्या राशि, 6 नंबर की जो राशि है कन्या राशि है। इसके स्वामी कौन होते हैं? बुध। देखिए बुध यहीं पर उच्च की भी होते हैं, यहीं बुध की मिल मूल त्रिकोण राशि भी होती है और यहीं पर जो बुध हैं वो अपने स्वराशि में भी होते हैं। ये कन्या राशि और मिथुन राशि दोनों बुध की राशि हैं। दोनों के स्वामी कौन होते हैं? बुध होते हैं। अब आते हैं तुला राशि पर। तो तुला राशि की अगर हम बात करें तो शुक्र इसके ये तुला है। और शुक्र इसके होते हैं स्वामी और शुक्र की ये मूल त्रिकोण राशि भी होती है, ध्यान रखिए। देखिए कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल हमें ज़्यादा देता है। अब देखिए यहाँ ये वृश्चिक राशि हुई, वृश्चिक राशि, वृश्चिक, 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 वृश्चिक राशि हुई, इसके स्वामी कौन हो जाते हैं? मंगल हो। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारी धनु राशि होती है 9 नंबर की और इसके स्वामी कौन होते हैं? गुरु, बृहस्पति और गुरु बृहस्पति की ही ये मूल त्रिकोण राशि भी होती है। आगे बात करते हैं मकर राशि की।
मकर राशि। तो मकर राशि में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये होती है मकर, और इसके शनि जो होते हैं वो इसके होते हैं मालिक, कौन होते हैं? मालिक। और शनि मालिक हो गए। अब देखिए दूसरी है कुंभ। कुंभ कुंभ राशि 11 नंबर की राशि होती है कुंभ। कुंभ राशि के स्वामी होते हैं शनि, और देखिए शनि की ये मूल त्रिकोण भी राशि होती है कुंभ, ये ध्यान रखिए। अब आते हैं 12 नंबर की, इसको बोलते हैं मीन राशि। इसके स्वामी कौन होते हैं? गुरु, बृहस्पति। इस तरीके से हम राशि और यहाँ पर उनके राशि और उनके स्वामियों को समझ पाए। कौन-सी राशि का स्वामी कौन बनता है, इसको हम समझ लिए हैं। अब देखिए, जैसे कोई आपसे कहे कि चौथे भाव की राशि क्या है? तो आप कहोगे कि तुला राशि है चौथे भाव में, और उस राशि के स्वामी कौन है? शुक्र। तो चौथे भाव के स्वामी कौन हो गए? शुक्र। कोई पूछे आपके 7वें भाव की राशि क्या है? तो आप कहोगे मकर राशि है। उसके स्वामी कौन है? शनि है। इस तरीके से आपसे कोई पूछे आपकी लग्न कौन-सी है? तो आप कहोगे हमारी कर्क लग्न बनती है। चलिए, अब यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं और इसको अच्छे से आप अपने पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पर एक बात और समझिए कि मान के चलिए यहाँ लिखा हुआ है 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4। इसको कहेंगे हम कि ये सिंह लग्न की कुंडली। अब लग्न कौन-सी होगी? सिंह। हमेशा इस हाउस को देखो, इस हाउस में जो नंबर लिखा होता है उसको लग्न बताते हैं। तो सिंह लग्न की, और लग्नेश हो गए सूर्य, ठीक है? ये हम समझ गए। अब मानकर चलिए चंद्रमा उस कुंडली में जहाँ पर ये है, चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है। अब देखिए ये चंद्रमा क्या बता रहा है? ये चंद्रमा बता रहा है कि ये वृषभ राशि में बैठा हुआ है। अब वृषभ राशि में बैठा हुआ है तो ये कहेंगे कि उस जातक का जो नाम रखा जाएगा वो वृषभ राशि का होगा। ये आप समझ गए किस तरीके से। अब 27 नक्षत्र होते हैं, उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे विस्तार रूप से, एक ही वीडियो में लेकर आएँगे उसको भी। अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं इन ग्रहों के जो उच्च की और नीच की स्थितियाँ। पहले मूल त्रिकोण को समझ लें। चलिए पहले समझ लेते हैं मूल त्रिकोण को। देखो, मैं यहाँ से एक सिंपल नंबर्स लिखूँगा कि सबसे पहले हम लिखते हैं मूल त्रिकोण। तो मैं केवल उन ग्रहों को लिखूँगा जिनका जो मूल त्रिकोण है। देखिए यहाँ पर ये जो है ये मंगल का मूल त्रिकोण है, मतलब मंगल का हेड ऑफिस है। ये जो है ये आपके चंद्रमा की मूल त्रिकोण है, ठीक है? ये नहीं है कुछ भी, ये चौथा भी नहीं है, 5वाँ सूर्य का मूल त्रिकोण है। मूल त्रिकोण की बात कर रहा हूँ मैं इसमें। यहाँ पर छठा ये जो मूल त्रिकोण है ये बुध का है। नंबरों को नोट कर सकते हो, आप लिख सकते हो। ये शुक्र की मूल त्रिकोण है। ये आपका 9, ये गुरु बृहस्पति का मूल त्रिकोण है धनु राशि। और ये कुंभ राशि शनि का मूल त्रिकोण है। ठीक है? ये हमें इनका ध्यान रखना है, इन सभी ग्रहों का। राहु केतु की हम चर्चा अलग करेंगे। मूल त्रिकोण को समझ लिया। अब आते हैं हम टॉपिक पे जो है उच्च का और नीच का। कौन-सा ग्रह कहाँ उच्च का होता है, कहाँ होता है नीच का, ये भी समझेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखिए, मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, यहाँ पर उच्च रखेंगे। और यहाँ पर 3 डिग्री तक चंद्रमा उच्च के होते हैं वृषभ राशि में। और यहाँ पर एक वृषभ के साथ में एक राहु और केतु को जोड़ लेते हैं। राहु यहाँ पर उच्च के होंगे और यहाँ पर भी उच्च के होंगे राहु, मिथुन में भी, ठीक है? और यहाँ आपके
जो होंगे गुरु, बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं, ठीक है? और यहाँ पर शनि जो ब होंगे वो तुला राशि में उच्च के होंगे और बुध जो होंगे वो कन्या राशि में उच्च के होंगे। गुरु, बृहस्पति हो गए और मंगल, मंगल उच्च के होंगे जहाँ ये 10वें नंबर की राशि होती है, यानी कि मकर राशि। और तो कोई बचा नहीं है। हाँ, यहाँ पर केतु को ले लीजिए, केतु यहाँ पर भी उच्च के होते हैं, यहाँ पर। इन 2 स्थितियों में, इसका आप चार्ट ले सकते हो। ये हम क्या बता रहे हैं? हम बता रहे हैं उच्च के ग्रह। इस तरीके से उच्च के ग्रहों को समझ सकते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे उच्च का हो गया, अब नीच ग्रहों की बात कर लेते हैं। फिर से नंबर लिख लेते हैं इसी तरीके से। 1 इस तरीके से, आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पर अगर बैठा होगा शनि 1 नंबर में तो नीच का हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ नीच। नीच स्थितियाँ, यहाँ पर बैठा होगा शनि तो नीच का हो जाएगा। यहाँ बैठा होगा सूर्य तो सूर्य नीच का हो जाएगा तुला में। यहाँ बैठा होगा मंगल कर्क में तो नीच का हो जाएगा और यहाँ बैठा होगा गुरु 10वें में, 10म राशि में तो वो गुरु नीच का हो जाएगा। इसके साथ ही अगर यहाँ पर केतु हो तो ये नीच के हो जाते हैं और यहाँ पर अगर चंद्रमा हो वृश्चिक राशि में, राहु हो इन दोनों राशियों में तो ये नीच के माने जाते हैं। बुध की बात करें तो मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं और बुध शुक्र कहाँ, हाँ, शुक्र देखिए शुक्र मैंने शुक्र का नहीं बताया, शुक्र उच्च होते हैं मीन राशि में और नीच के होते हैं इसमें, तो ये कन्या राशि में। तो शुक्र कन्या राशि में क्या हो जाते हैं? नीच के हो जाते हैं। सूर्य, मंगल, चंद्र, शनि, बुध, शुक्र सारे हो गए, ठीक? इस तरीके से। तो आज हमने ये समझ लिया उच्च का, नीच का, मूल त्रिकोण राशियाँ कौन-कौन सी होती हैं इन ग्रहों की। राशि का हमने देख लिया, राशि कैसे देखते हैं और भावों को हमने समझ लिया आज की इस वीडियो में। तो प्रयास किया कि काफ़ी कुछ हमने समझने का, काफ़ी कुछ जानने का और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी और भी नेक्स्ट वीडियोज़ बन मिलें, जिससे आपको समझ में आ सके और ये कंटेंट। तो आज ये लेवल 1 का हमने ये एक रखा था। अब हम नेक्स्ट में अगर आप यहाँ तक अच्छे से चल चुके हो, तो नेक्स्ट में हम लेवल 2 को लेकर चलेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।